और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। पीएम मोदी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में मौजूदा आर्थिक हालात पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है। पूरी खबर जानने के लिए चलते इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए क्या एजेंडा है, क्यों ये बैठक हो रही है? देखिए, दरअसल ये बैठक ऐसे मौके पर हो रही है जब त्योहारी सीजन बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच रहा है, अर्थव्यवस्था में मंदी छंटने के संकेत दिख रहे हैं। तो सरकार यहां पे दो रणनीति अपनाना चाहती है। पहला तो ये कि पिछले दिनों जो सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था, वो जमीन पर कितना उतरा है, इसकी समीक्षा की जाए। इसको लेकर वित्त मंत्री पहले अपने स्तर पर करीब 5 से 6 दौर की समीक्षा बैठकें कर चुकी हैं और अब प्रधानमंत्री के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि किन किन फैसलों को हमने ऐलान किया और किन किन फैसलों को हमने जमीन पर उतारा है और उसमें और क्या करने की जरूरत है। इस दौरान एक जो प्रस्ताव है वो ये है कि कुछ कदम जो हमने ऐलान किया था आत्मनिर्भर पैकेज पार्ट 1 के तहत, उनको क्या आगे जारी रखा जाए कि नहीं रखा जाए। जैसे इमरजेंसी क्रेडिट लेंडिंग स्कीम हो गया, सोशल वेलफेयर की कुछ योजनाएं थी जिसका ऐलान किया था सरकार ने, उसको आगे जारी रखने का भी प्रस्ताव है। उस पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। दूसरा कि अर्थव्यवस्था में जिस तरह से सुधार के संकेत दिख रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं तकनीकी भाषा में कि बॉटम आउट हो चुका है, तो सरकार की तरफ से किस तरह से मदद करने की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को और तेज बढ़ाया जाए। इसलिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के पार्ट 2 का ऐलान कब किया जाए, किन किन क्षेत्रों के लिए किया जाए और कितने करने की गुंजाइश है, इस मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इस बैठक के बाद सरकार तुरंत आत्मनिर्भर भारत पैकेज पार्ट 2 का ऐलान कर देगी, लेकिन यह बैठक इस तरफ एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इन तमाम जानकारियों के लिए। और जैसा कि लक्ष्मण जी बता रहे थे, उसी तरीके से इंडिया एनर्जी फोरम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को खोले जाने के साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सुधार दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ में गिरावट होगी या फिर ये जीरो के आसपास रह सकती है। Revival is there, which is going to be steady and sustainable revival. If that sustainable revival is going to happen between Q3 and Q4, we expect that the overall GDP growth, notwithstanding the pandemic, should be something which, as is being predicted by the IMF, even if it is going to be in the negative or near zero this time, the next year will be very clearly India seeing itself as one of the fastest growing economies. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि त्योहारी सीजन में अर्थव्यवस्था को और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, एग्रीकल्चर में काफी अच्छी ग्रोथ दिख भी रही है। The indicators show that primary sector, related sectors of agriculture and rural India are all doing very well. As a result, the demand for durable goods, agricultural equipment, tractors, vehicles are all going up. And festival season has commenced in India, as a result of which I expect the demand to go up and therefore be sustainable also. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयासों को जरूरी बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से देश के विकास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद या टेरर फंडिंग हो, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ भ्रष्टाचार से देश के विकास को ठेस पहुंचती है, तो साथ ही भ्रष्टाचार सामाजिक संतुलन को तहस नहस कर देता है और सबसे अहम, देश की व्यवस्था पर जो भरोसा होना चाहिए, एक अपनेपन का जो भाव होना चाहिए, भ्रष्टाचार उस भरोसे पर हमला करता है। और इसलिए भ्रष्टाचार का डटकर मुकाबला करना सिर्फ एक एजेंसी या संस्था का दायित्व नहीं, बल्कि
इससे निपटना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चीन की आक्रामक नीतियों पर नकेल कसने के लिए अब भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। ये बात भारत अमेरिका 2+2 डायलॉग के तहत साझा बयान में कही गई। आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के साथ बातचीत हुई। एजेंडे पर सबसे प्रमुख था बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका रक्षा के लिए अहम जानकारियां आपस में शेयर करेंगे। इसमें जमीन पर और अंतरिक्ष से ली गई खुफिया जानकारियां साझा की जाएंगी। इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच सहयोग के कई मुद्दों पर बात हुई। मंत्रियों के बीच बैठक के बाद साझा बयान भी जारी किया गया। We consider the major challenges we face, the need for quick economic recovery and growth, prevention of the pandemic rebuild, the global supply chains and related issues receive obvious priority in our discussions. We also explored probable capacity building and other joint cooperation activities in third countries, including our neighborhood and beyond. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने आज वॉर मेमोरियल जाकर गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है। चीन के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। Visited the National War Memorial to honor the brave men and women of the Indian Armed Forces who have sacrificed for the world's largest democracy, including 20 that were killed by the PLA forces in the Galwan Valley in June. The United States will stand with the people of India as they confront threats to their sovereignty and to their liberty. Our leaders and our citizens see with increasing clarity that the CCP is no friend to democracy, the rule of law, transparency, nor to freedom of navigation, the foundation of a free and open and prosperous Indo-Pacific. भारत के विदेश मंत्री ने बताया कि दोनों देश सीमा पार आतंकवाद से निपटने में सहयोग करेंगे। बातचीत में कई दूसरे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। A multipolar world must have a multipolar Asia as its basis. Discussions also covered developments in our neighboring countries. We made clear that cross-border terrorism is completely unacceptable. और चीन को एक खतरा बताते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ है और हिंद प्रशांत क्षेत्र सबके लिए है। The defense ties between our two nations remain a key pillar of our overall bilateral relationship. Based on our shared values and common interests, we stand shoulder to shoulder in support of a free and open Indo-Pacific for all, particularly in light of increasing aggression and destabilizing activities by China, and discussed opportunities to expand our regional security cooperation, military-to-military interactions, and defense trade relationship. अब बात बाजार की। कल की मायूसी भूलकर आज फिर बाजार गुलजार हुए। निफ्टी 1% मजबूत हुआ और 11,890 के करीब बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी करीब 700 अंकों की तेजी देखने को मिली। खासतौर पर कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से बड़ा योगदान मिला। दरअसल आज निजी बैंकों में खरीदारी रही, छोटे मझोले शेयरों में भी रौनक रही। वहीं फार्मा, एनबीएफसीज और एफएमसीजी में भी तेजी देखने को मिली। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी खरीदारी रही। हालांकि आईटी शेयर दबाव में रहे। मेटल और रियल्टी इंडेक्स भी लाल निशान में ही बंद हुए। ब्लू कॉलर वर्क फोर्स मैनेजमेंट में काम करने वाले भारत के स्टार्टअप बेटर प्लेस ने $1 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। सीरीज बी राउंड की इस फंडिंग को सिंगापुर के फंड जंगल वेंचर्स ने लीड किया और इसमें बेटर प्लेस के मौजूदा इन्वेस्टर्स भी शामिल हुए। इस फंडिंग के साथ ही बेटर प्लेस ने अब तक $1 करोड़ 60 लाख की फंडिंग जुटा ली है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने और भारत के साथ दूसरे देशों में एक्सपेंशन के लिए भी करेगी। और 31 अक्टूबर से साबरमती रिवर फ्रंट के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बिहार के चुनावी दंगल की। और बिहार विधानसभा चुनाव में कल पहले चरण की वोटिंग होगी। पहले चरण में 71 सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। बिहार में पहले चरण का दंगल पूरा समीकरण समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज वाजपेयी। नीरज जी, ये बताइए कि पहले चरण में किन इलाकों में वोटिंग होगी और किन बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला होना है? देखिए, पहले चरण में करीब 16 जिले शामिल होंगे और इसमें से 71 सीटों पे पहले चरण का मतदान होगा। और ये मतदान इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो तीनों बड़े दल हैं, खासतौर पे आरजेडी और जेडीयू, उनके बड़े दिग्गजों के दांव लगे हुए हैं। करीब 6 तो मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं इन इलाकों से और उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। और कई सारे ऐसे विधायक हैं जो 6-6, 7-7 बार से चुनाव जीत चुके हैं, वो भी चुनाव लड़ते हुए इसमें आपको नजर आएंगे। तो जैसे भागलपुर, बांका, मुंगेर, ये जो बेल्ट इस साइड से यानी यूपी को टच करती हुई जो बेल्ट जाती है, गया वगैरह, यहाँ से पूरा इलाका अगर आप लीजिए तो वहाँ के जो 16 जिले हैं उसमें से चुनाव हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी का भी काफ़ी प्रभाव माना जाता है और इस बार वो एनडीए में केंद्र में जरूर शामिल है लेकिन राज्य में अलग चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है कि एलजेपी क्या कुछ इम्पैक्ट डाल पाएगा कि नहीं पाल पाएगा, और राष्ट्रीय जनता दल जिसका बड़ा प्रभाव यहाँ हुआ करता था वो किस हद तक इस चुनाव में अपनी सीटों को बरकरार कर पाएगा। जैसे कुछ नाम आपके सामने है, कृष्णानंद वर्मा, जय कुमार सिंह, ये सब मिनिस्टर्स हैं वहाँ के और इनकी इज्जत दांव पे लगी हुई है क्योंकि जेडीयू से ऐसा मोटे तौर पे एक परसेप्शन है कि लोग बहुत खुश नहीं है, नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं, लेकिन बीजेपी से खुश हैं। तो क्या ये जो युग्म बना है बीजेपी और जेडीयू का, ये इनको फायदा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? तो ये इस लिहाज से ये पहले चरण की जो मतदान है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई नए चेहरे भी उतारे गए हैं, बीजेपी ने कई सारे नए प्रयोग किए हैं, तो वो भी नजर आएगा कि इन उम्मीदवारों क्या होता है। और करीब करीब 122 महिलाएं भी चुनाव लड़ रही है। हालांकि संख्या के हिसाब से काफ़ी कम नंबर है ये, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे महिलाओं को कम टिकट मिले होंगे या महिलाएं कम चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है ये पहले चरण का जो पूरा मतदान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें हुज हू है, बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे पुराने नेता, एक्स जो चेयरमैन है जीतन राम मांझी भी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके और आजकल वो एनडीए में शामिल हैं। तो इस लिहाज से आप पहले चरण को देखिएगा और उम्मीद की जाती है कि इस चरण के मतदान खत्म होने के बाद थोड़ा मोटा और अंदाजा लगेगा कि मतदान प्रतिशत किस हद तक होता है, क्योंकि इस बार लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे जो माइग्रेट होकर यहाँ से लोग गए थे वो अभी भी वहाँ पे हैं और वोट डालने के बाद ही वापस आएंगे। तो देखना है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। और बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बिहार की एक चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने लालू यादव के परिवार पर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेटे की चाह ने कई बच्चे पैदा करवा दिए। इसके जवाब में तेजस्वी ने कहा कि ये मां की मर्यादा का अपमान है। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम तो आपके बीच में आए हैं कि हम लोग तो एक एक चीज को देखते हैं। बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भूखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। देश का पहला सी प्लेन 31 अक्टूबर को साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए उड़ान भरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे और इस सी प्लेन में यात्रा भी करेंगे। क्या है इसकी खासियतें और कितना किराया चुकाना होगा इसके लिए, ये सब कुछ बता रहे हैं अहमदाबाद से मनीष देसाई।
देश का पहला सी प्लेन जो यहाँ साबरमती रिवर फ्रंट से 31 अक्टूबर को उड़ान भरेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन के लिए यहाँ आने वाले हैं। 45 मिनट का समय लगेगा अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट से लेके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक पहुँचने में इस सी प्लेन को, और वहाँ पर 45 मिनट का होल्ड करेगा ये प्लेन। दिन में 4 बार यहाँ से उड़ान भरी जाएगी, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक 4 बार ये प्लेन जो है यहाँ से उड़ान भरेगा। और वैसे ही केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट के लिए 4 बार उड़ान भरेगा। अभी के लिए जो है ये एक ही प्लेन यहाँ पर लाया गया है, इसमें 19 लोग बैठ सकते हैं। हालांकि शुरुआती तौर पे इसमें 14 लोगों को अलाउ किया जाएगा, 14 पैसेंजर यहाँ इसमें मुसाफरी कर पाएंगे। इसके लिए जो किराया होगा 4800 रुपये का चुकाना होगा। यानी आप देखिए कि अगर आप दिल्ली या बम्बई की फ़्लाइट लेते हैं तो करीब करीब इतना ही किराया वन वे आपको चुकाना होता है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए इतना किराया आपको चुकाना होगा। इसका ऑपरेशन जो है गुजसेल, जो गुजरात सरकार की एविएशन कंपनी है, वो करेगी। वैसे ये फ़्लाइट जो है वो स्पाइस जेट से ली गई है, लेकिन इसका ऑपरेशन जो है वो गुजसेल के द्वारा किया जाए। और अनलॉक के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार आया है। सितंबर में रिटेल की रिकवरी ने फेस्टिव सीजन की उम्मीदें बढ़ा दी है, लिहाजा रिटेलर्स त्योहारों पर अच्छी सेल की उम्मीद कर रहे हैं। लॉकडाउन में रिटेल बाजार करीब करीब ठप था, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन ठहर गई थी, लेकिन अनलॉकिंग के साथ सेक्टर में अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अब त्योहारी सीजन में कंज्यूमर ड्यूरेबल की सेल सबसे ज्यादा होती है। अगस्त सितंबर में 10% ग्रोथ हुई है और अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार की LTC कैश वाउचर स्कीम इस ग्रोथ को और दम देगी। फेस्टिवल एडवांस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और PSU एम्प्लॉयज़ के लिए। आई थिंक ये भी एक ज़्यादा लिक्विडिटी कंज्यूमर्स के हाथों में ले आएंगे। इसके साथ जो ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में, काफ़ी सारा कैशबैक, काफ़ी सारा लो EMI स्कीम्स, काफ़ी सारे लॉन्ग टेन्योर EMI स्कीम्स, ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं ये सब मिलके आई थिंक फेस्टिव के दौरान डिमांड्स जो है काफ़ी अच्छे रहेंगे, कंजम्पशंस काफ़ी अच्छे रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि करीबन 15%, 12 से 15% ग्रोथ फेस्टिव मंथ्स में अक्टूबर नवंबर टुगेदर हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। लंबे ब्रेक के बाद अब फैशन और अपैरल में भी पिकअप दिख रहा है। रिटेलर्स मानते हैं कि अनलॉकिंग से सेंटिमेंट सुधरा है। वहीं अपैरल मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स एसोसिएशन CMAI के मुताबिक डी ग्रोथ कम हो रही है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले कुछ महीनों में सेल्स कोविड से पहले के स्तरों तक पहुंच जाएगी। रिकवरी तो है, क्योंकि अप्रैल टू जुलाई में करीबन 10 से 15% ही सेल था। तो उस हिसाब से जो जब 40% पे पहुँचे या 45% पे पहुँचे तो डेफिनेटली हमें लगता है कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट है। मैं समझता हूँ कि शायद नेक्स्ट मार्च तक हम लोग अगर मंथ टू मंथ कंपेयर करें तो वी शुड बी बैक टू आवर नॉर्मल सेल्स। पहले सिर्फ एसेंशियल्स खरीद रहे थे, उसके बाद घर के लिए जो अलग अलग आइटम चाहिए वो सब खरीद रहे थे, फिर कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स को अभी बहुत अच्छी तरह से खरीद रहे हैं। और अब जो है वॉशिंग मशीन, ACs और फिर कपड़े, और कपड़ों में अब काफी सुधार हो चुका है। त्योहारों पर शगुन के तौर पर लोग कई तरह के सामान खरीदते हैं। रिटेलर्स भी इस मौके पर काफी ऑफर्स और डिस्काउंट्स लाते हैं। ऐसे में त्योहारों से ठीक पहले बदलते कंज्यूमर सेंटिमेंट को देखते हुए इस बार रिटेलर्स अच्छे सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं। सिल्की सिंह, मुंबई। हुंडई इंडिया 5 नवंबर को नई i20 लॉन्च करेगी। कंपनी ने आज से 21,000 रुपये में इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। नई i20 4th जनरेशन वाली ग्लोबल कार है, जिसे सबसे पहले भारत में लॉन्च किया जा रहा है। इसमें 3 इंजन का ऑप्शन दिया गया है, 1.5 लीटर डीजल, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर टर्बो इंजन। इसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए से शुरू होकर 9.5 लाख रुपए तक जा सकती है। हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम में बिकेगी अमेरिकन बाइक हार्ले डेविडसन।
दोनों कंपनियों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत भारत में अब हार्ले डेविडसन की बाइक्स को हीरो मोटोकॉर्प बनाएगी, बेचेगी और सर्विस भी देगी। करार के तहत हार्ले डेविडसन और हीरो मिलकर नए प्लेटफॉर्म भी डेवलप करेंगे और भारत को वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोडक्शन बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।